हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान अध्याय 3 और अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु का ये पार्ट दूसरा है। इसके पहले मैं इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ और अभी तक जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर पार्ट 1 पड़ा होगा। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। देखिए, कोई भी पढ़ाई करने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। हमें पढ़ाई एक तरफ से करनी चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि आज हम जैसे पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, कल हम पार्ट 6 पढ़ें, पार्ट 5 पढ़ें, ऐसे नहीं। हमें अगर क्रम से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या है कि हमको समझ में बहुत अच्छे से आती है। और मैं आपसे देखिए बता देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कांटेक्ट किए हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हम यूट्यूब पर मतलब कि वीडियो जैसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर सारे वीडियो क्रम वाइज नहीं आते हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो को अगर आपको क्रम से अगर देखना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर आप सर्च कर दीजिए मयंक सर स्टडी पॉइंट। और जब मयंक सर स्टडी पॉइंट जब आप क्लिक करोगे तो जैसे ही वहाँ पर मेरा लोगो दिखाई देगा ना, तो वहीं पर लिखा होगा ऑल वीडियो। जब आप ऑल वीडियो पर जाओगे ना तो वहाँ पर जितनी भी मेरी वीडियो हैं उस सारी की सारी वीडियो एकदम क्रम से आपको दिखाई दे जाएंगी। और फिर मैं बहुत जल्द ही मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, अभी तक देखिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं ना, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं किया करते हैं। वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा अगर लाइक करोगे ना तो क्या है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी वीडियो अगर देखा करिए तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि देखिए मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और जैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमें क्या पढ़ाई करना है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था धातु के विषय में, और धातु के विषय में हम अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ाई की है कि धातु क्या होते हैं, धातु के क्या गुण होते हैं। मैं सब कुछ वहाँ पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ। आज हमको पढ़ना है धातु का एक दूसरा भाई भी है जिसका नाम है अधातु। ठीक है, अधातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अधातु वे होते हैं, वे होते हैं, अधातु वे होते हैं। नंबर पहला लिखेंगे जो विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा, जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। तो देखिए, सॉरी गलती हो गई, सुचालक नहीं, यहां पर हम लोग लिखेंगे कुचालक। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब कि अधातु वे होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी तरह के कोई करंट प्रवाहित नहीं होती, या करंट हो गई या तो फिर ऊष्मा हो गई, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर में अगर हम इधर से अगर इसको गर्म करेंगे तो मार्कर इधर बिल्कुल नहीं गर्म होगा, इसलिए कि मार्कर क्या है, एक अधातु, और अधातु में ऊष्मा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती। ठीक है ना। उसके बाद नंबर जो दूसरा पॉइंट है, नंबर दूसरा है कि धातुएं वे होती हैं जो तन्य होती हैं, जो तन्य होती हैं, जो तन्य होती हैं। आपको बता दूं मैं, देखिए तन्य का मतलब होता है कि वे पदार्थ, यहां पर क्यों गलती बार बार हो रही है, तन्य नहीं होती हैं,
नहीं होती हैं। अधातुएं वे होती हैं जो तन्य नहीं होती हैं। तन्य का मतलब होता है कि जिसकी तार न बनाई जा सके, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे अधातु वे होते हैं, जो नंबर तीसरा है, जो भंगुर होती हैं, जो भंगुर होती हैं, जो भंगुर होती हैं। देखिए भंगुर का मतलब होता है चटक जाना, समझ में आई बात। तो भंगुर का मतलब होता है जैसे कि चटक जाना। जैसे हमारे पास कोई जैसे चॉक स्टिक है ना, उस चॉक स्टिक को अगर हम इस तरह से तोड़ना चाहेंगे ना, तोड़ना, तो जहां से हम उसको तोड़ना चाहेंगे वहां से बिल्कुल नहीं टूटेगी और वो चटक जाएगी। तो भंगुर का मतलब होता है चटकना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर जो चौथा है, चौथे में हम लोग लिखेंगे इसमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है ना। लिखेंगे इनमें कोई धात्विक चमक, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है, नहीं होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, अधातु में आयोडीन भी आता है, और अधातु में जैसे कि आयोडीन हो गया, तो जैसे आयोडीन जैसे ग्रेफाइड हो गया, तो क्या होता है ना कि इनमें एक चमक होती है। हम इनको अपवाद की श्रेणी में छोड़ देते हैं। उसके बाद जान लो बाकी की जितनी भी अधातुएं होती है ना, उनमें किसी भी तरह की कोई चमक नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर जो पांचवा है, नंबर पांचवा में क्या है कि अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, अधातुएं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को जैसे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जैसे यहाँ पर ग्रहण करेगा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा एक इकाई ऋणावेश, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी अधातुएं होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती हैं, और इसे ही कहते हैं हम अधातु, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि जब कोई अधातु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेती है तो वो ऋणायन कैसे हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को देखा जाए ना, तो क्लोरीन का देखिए पास टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती वो होती है 17, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, वो भी होती है 17। तो यहां पर देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉनों को 17 प्रोटॉन क्या करेगा, उदासीन कर देगा, किसी तरह का कोई आवेश नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, तो टोटल इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितना, 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अभी भी 17। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी उतनी इकाई आ जाएगा ऋणावेश, क्योंकि हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश भी होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए अगला हमें क्या पढ़ाई करना है, अगला है हमारे पास उपधातु, उपधातु। देखिए उपधातु क्या होते हैं, पहले आप इसको समझिए। मैं जब आपको पार्ट 1 में जब मैं सरणी बनाया था, तो सरणी में आपको बताया था कि वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 3 तक के जितने भी तत्व थे वो सभी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बने थे, और वर्ग 5 से लेकर के वर्ग 8 तक जितने भी तत्व थे वो सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं वो तो हो गए धातु, और जो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करते हैं वो हो गए अधातु। और जो वर्ग नंबर जो 4 था, वर्ग नंबर 4 में कुछ ऐसे मतलब धातुएं होती है, कभी तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और कभी इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि उपधातु वे होते हैं, वे होते हैं, उपधातु वे होते हैं जिनमें, उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु
तथा अधातु, धातु तथा अधातु दोनों के गुण, दोनों के गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, वे होते हैं, देखिए उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए जब वर्ग नंबर 4 के जो तत्व है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वो उपधातु जैसे व्यवहार करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर वो त्याग करेंगे तो वहां पर वो धातु जैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए उपधातु क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उपधातु का जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, उसके बाद जैसे कि आर्सेनिक के बाद जैसे कि एंटीमनी पी जैसे एसबी हो गया, और लिख सकते हो यूटीसी आदि। ठीक है ना, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? उपधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला नंबर हमको क्या पढ़ाई करना है, धातु तथा अधातु के में अंतर। ठीक है ना, आप ऐसा करिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए मैं यहां से मैं बताता चला जाता हूं। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं हम, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु में अंतर, में अंतर। ठीक है, हम देखिए पहला नंबर पर लिखेंगे, पहला नंबर पर हम लोग लिखेंगे गुण। उसके बाद देखिए बीच में हमको क्या लिखना है, उसके बाद बीच में लिखेंगे धातु। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में हमको लिखना है अधातु। जैसे कि देखिए नंबर पहला देखिए हम मतलब इनके गुणों के आधार पर हम किस में देखेंगे, जैसे कि जैसे भौतिक अवस्था, जैसे कि नंबर पहला पर हमें देखना है भौतिक अवस्था। तो देखिए धातु क्या होते हैं, धातुओं की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो धातु होते हैं ठोस, ठोस होते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन जब हम अधातु में आएंगे ना, अधातु में, तो अधातु में क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे धातु में ठोस तो होते हैं, जैसे कि पारा, देखिए पारा भी एक धातु है, लेकिन ये पाई जाती है किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ठीक है ना, ये लगभग पाई जाती है द्रव अवस्था में, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि पारा हो गया, और जैसे कि गैलियम हो गया। ठीक है, जैसे कि पारा, जैसे पारा का जैसे Hg पारा ही होता है। ठीक है ना, इतना। उसके बाद देखिए अधातु क्या होते हैं, अधातु तो लिखेंगे अधातु ठोस कामा द्रव तथा गैस। इनकी देखिए तीनों अवस्था हो सकती है, ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और इनकी अवस्था गैसीय भी हो सकती है। ठीक है, ठोस में जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये ठोस है। ठीक है, द्रव में जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, द्रव है। और जैसे गैस में जैसे कि ऑक्सीजन हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए नंबर दूसरा पर हमको क्या देखना है, नंबर दूसरा इसका गुण देखेंगे पारदर्शिता, पारदर्शिता। देखिए पारदर्शिता, देखिए जितने भी धातु होते हैं ना, वो देखिए अधिकतर धातुएं अपारदर्शी होती हैं। लिखेंगे अधिकतर, अधिकतर धातुएं अपारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। देखिए अधिकतर जितनी भी धातुएं होती है ना, वो सब क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। उसके बाद अपारदर्शी का मतलब कि जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ न दिखाई दे, समझ में आई बात, उसको कहते हैं पारदर्शिता। ठीक, सॉरी अपारदर्शिता। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाओ, जैसे अधातु में, तो अधातु में लिखेंगे पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक होती हैं, होती हैं।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा जान लो, जो अधातुएं होती है ना वो पारदर्शी भी होती हैं और वो अपारदर्शी भी होती हैं और पारभाषक भी होती हैं। देखिए पारभाषक का मतलब क्या है कि मतलब कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश की किरण कुछ थोड़ा मात्रा में निकल जाए, समझ में आई बात, उसको कहते हैं पारभाषक। ठीक, उसके बाद नंबर तीसरा में हम लोग आ जाएंगे। नंबर तीसरा में लिखेंगे उष्मा, लिखेंगे विद्युत व उष्मा चालकता। तो देखिए जितनी भी धातुएं होती है ना वो सभी क्या होती हैं, विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा सुचालक, सुचालक होती हैं, खाली एक शब्द में लिख दिया बस। और उसके बाद इसमें आ जाइए, तो देखिए यहां पर लिखेंगे ग्रेफाइड, ग्रेफाइड को छोड़कर सभी अधातुएं कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं ग्रेफाइड क्या है। ग्रेफाइड आपने देखा होगा, जैसे सेल है ना, सेल को जैसे आप तोड़ते हो तो सेल के अंदर आपको एक राड मिलती है, काली सी राड, और जो काली सी राड होती है ना वो होता है ग्रेफाइड। ठीक है ना, ग्रेफाइड क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइड। और ग्रेफाइड कार्बन का अपर रूप भी होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइड कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन तो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जो ग्रेफाइड होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर देखिए चौथे में हमें क्या पढ़ाई करनी है। नंबर चौथा में हमारे पास है तन्यता। देखिए तन्यता, तन्यता का मतलब यहां पर लिखेंगे तार बनाए जाते हैं, लिखेंगे तन्य होती हैं, तन्य होती हैं, होती हैं। देखिए आप लोग अपनी नोट्स में थोड़ा सा यहाँ पर मतलब साइड में ऐसे करके लिख लीजिएगा। तन्य का मतलब होता है जिसकी की तार बनाई जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे तन्य नहीं होती है, तन्य नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद देखिए नंबर छठवें पर हमको क्या पढ़ना है। नंबर छठवें पर हम लोग लिखेंगे, लिख लीजिए भंगुरता, भंगुरता। ठीक है ना, जो धातुएं होती है ना वो भंगुर नहीं होती हैं, धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। नहीं, देखिए भंगुरता का मतलब होता है, मैं आपको बताया ना कि चटक जाना। ठीक है, और जो अधातुएं होती है ना वो भंगुर होती हैं, ये बात को आप याद रखिएगा। जितनी भी देखिए जितनी भी धातुएं होती है ना वो एक मतलब कोई भी धातु भंगुर नहीं होती, चटकती नहीं है। लेकिन जो अधातुएं होती है ना, अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर देखिए सातवें पर हमको पढ़ना है, लिखेंगे आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। देखिए आघात वर्धनीय का मतलब लिखेंगे धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, और अधातु में लिखेंगे नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको देखिए बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आघात वर्धनीय का मतलब जान लो कि मतलब कि जैसे मान लो कोई हमारे पास पदार्थ है, उसको हम मारें और वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास धातु है, और धातु को जब हम मतलब हथौड़े से मारेंगे ना तो धातुएं क्या होती है, धातुएं फैल जाती हैं। और जब धातुएं फैल जाती है ना तो इसी को कहते हैं आघात वर्धनीय। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, जैसे आप इस पर चोट मारोगे ना, जैसे हथौड़े मारोगे चोट मारोगे तो ये टूट जाएंगी, ये भंगुर हो जाएगी, चिटक जाएगी। समझ में आई बात, तो इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये बताइए यहां पर जैसे मैंने लिखा कि जो अधातु है वो क्या होती, भंगुर नहीं होती है। यहां पर मतलब
सॉरी, हाँ ठीक ठीक सही लिखा है। मतलब कि आघात वर्धनी का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर देखिए अगला 8वां पर हमको पढ़ना है चमक। चमक, तो यहां पर लिखेंगे जो अधातुएं होती है ना उसमें चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं ना उसमें हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे अधातु में, जैसे कि आयोडीन या फिर ग्रेफाइड, ग्रेफाइड को छोड़कर, को छोड़कर चमक नहीं होती, चमक नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से ये धातु और अधातु के हमने देखे सामान्य, क्या इनमें इनके बीच में अंतर है। और हाँ, जिन स्टूडेंट का अब की बार हाई स्कूल में एडमिशन होने वाला है, आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलती जाती है। आप लोग वीडियो देखा करिए तो इसके साथ साथ इसकी आप नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए मैं लिखते भी जाता हूँ, और जो भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो जब मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए जब मैं बाहर होता हूँ तो आप उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बस आज यहीं तक हमको पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए कल हम लेके आएंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम आपको देखिए कुछ और बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बस यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।